हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आपका रनिंग में है। इसमें हमने आपसे थ्योरेटिकल टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसके बारे में बात की थी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उसका क्या यूज़ होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में। इनेंशियोमर पूछा जाता है कि व्हाट आर इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? द आइसोमर विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोज। तो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हों बट वो सुपर इम्पोज ना हो रहे हों, तो वो कहलाते हैं इनेंशियोमर। एग्जाम्पल हो गया आपका डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड का ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी और एल आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? इसका अपोजिट है द आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज। मतलब ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही ना हो, तो सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं पाएंगे, वो कहलाते हैं डाइस्टीरियोमर। एग्जाम्पल हो गया आपका मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड एंड डी लैक्टिक एसिड। मतलब मीजो कंपाउंड को और डी लैक्टिक एसिड को आपस में सुपर इम्पोज नहीं कराया जा सकता है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेसमिक मिक्सचर, जो कि इम्पोर्टेंट है। होता क्या है? डी एंड एल का इक्विमोलर मिक्सचर N:N रेशियो में इक्विमोलर मिक्सचर अगर ले लें। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब होता है कि अगर हम D जो है आइसोमर 10 ग्राम लें तो L भी 10 ग्राम लें, तो वो बोला जाएगा इक्विमोलर मिक्सचर। तो इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है, इसका थीटा एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऐसा मिक्सचर ही बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर। और इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट टॉपिक है रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन का मतलब होता है इसका अपोजिट, सेपरेशन ऑफ D एंड L मिक्सचर इज नोन एज रीसोल्यूशन। तो रीसोल्यूशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल में, BSc लेवल में आपके सिलेबस में हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ D एंड L मिक्सचर इज नोन एज रीसोल्यूशन। सिर्फ रीसोल्यूशन की डेफिनेशन आपके सिलेबस में है, वही पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मीजो कंपाउंड। तो देखिए मीजो कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। मीजो कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है। 2 टाइप के मीजो कंपाउंड होते हैं। एक तो आपको मैं लैक्टिक एसिड का पहले एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये डी लैक्टिक एसिड है और इसको मिक्स कर दिया हमने एल लैक्टिक एसिड के साथ, एल लैक्टिक एसिड। तो इसका रोटेशन डी का क्लॉकवाइज हो रहा था और एल का एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था। इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करने के बाद हमको थीटा जो मिलेगा बिकम्स कितना मिलेगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मिलने के कारण इसके हाफ रोटेशन को इसका हाफ रोटेशन कैंसिल कर देगा, तो ऐसा कंपाउंड बोला जाएगा मीजो कंपाउंड। तो ये जो मीजो कंपाउंड होता है ये रोटेशन 0 होता है, रोटेशन 0 ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। यहाँ पर ये टर्म याद रखिएगा कि यहाँ पर जो रोटेशन जो थीटा एंगल है वो 0 क्यों हुआ है,
इस डी के रोटेशन को एल के रोटेशन ने कैंसिल कर दिया है, तो इसके रोटेशन को एक्सटर्नली इसने कैंसिल किया है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो है आपका टार्टेरिक एसिड का। टार्टेरिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ। ये देखिए टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है और ये मीज़ो कंपाउंड भी है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है, मतलब यहाँ दो दो कायरल हैं। इस कार्बन से 1 2 3 और एक ये 4 डिफरेंट हैं। इस कार्बन से 1 2 3 और 4th ये डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अगर इस ग्रुप को देखें तो इसका हाफ पार्ट का रोटेशन क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसके हाफ पार्ट का रोटेशन जो है वो ऐसे हो रहा है निगेटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम इसको बीच से कट कर दें तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल है ये। तो ऐसा कंपाउंड जो है वो बोला जाता है मीज़ो टार्टेरिक एसिड, और यहाँ पर थीटा जो होगा वो बिकम्स 0 फिर हो जाएगा, और ये होगा ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो यहाँ पर जो रोटेशन 0 हुआ है वो टार्टेरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसी के मॉलिक्यूल ने अपने ऊपर के हाफ पार्ट का रोटेशन नीचे के हाफ पार्ट ने कैंसिल कर दिया, जिसके कारण थीटा कितना हो गया 0, और इसी को कहते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस आप जान लीजिए। एग्जांपल कोई भी आप बता सकते हैं मीज़ो कंपाउंड का, चाहे ये बताइए चाहे ये बताइए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अब स्टार्ट होने जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उनको जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था न्यूक्लियोफिलिक ए पार्ट, बी है एलिमिनेशन, सी है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल एंड डी पार्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें ए पार्ट आज आपका कंप्लीट हो गया है। बी पार्ट आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन लगातार 2 साल से 2018 एंड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन से। एलिमिनेशन रिएक्शन को डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोला जाता है? बिकॉज हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही एलिमिनेट हो रहे होंगे। तो ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल को जेटसेप भी कहते हैं, जेटसेप रूल, क्योंकि इसके बारे में जेटसेप ने बताया था सबसे पहले। तो जान लीजिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है। ये रिएक्शन होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होती हैं। तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं वो आपको पहले जानना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैं 4 टाइप के अलग से लिख रहा हूँ जो आपके यूज़ होंगे आपके सिलेबस में। पहला होता है OH निगेटिव, किससे मिले? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्कोहलिक NaOH या KOH से। मतलब अगर NaOH और KOH एल्कोहलिक है तो उससे जो OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर एल्कोहलिक की जगह पर एक्वस है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो रिएक्शन में ये मेंशन होता है कि एल्कोहलिक है कि एक्वस है। सेकंड आपका है HSO4 निगेटिव, जो कि मिलता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड H2SO4 से मिलेगा या फिर MHSO4 से मिलेगा। M यहाँ पर क्या है? मेटल ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल है लाइक सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। जैसे कि NaHSO4 ब्रेक होगा Na पॉजिटिव में, HSO4 निगेटिव में, तो ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा।
थर्ड आपका होता है NH2 निगेटिव, किससे मिलेगा? ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaNH2 या फिर KNH2 से। तो जो इसका निगेटिव पार्ट होगा NaNH2 या KNH2 का, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और फोर्थ नंबर पर है RO निगेटिव, इम्पॉर्टेंट है, इसको जानिए ध्यान से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम ROM, ROM को कहते हैं मेटल एल्कोक्साइड। तो RO निगेटिव होता है, M पॉजिटिव होता है। मेटल एल्कोक्साइड, मेटल यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप की ही रहेगी। एग्जाम्पल इसका बता रहा हूँ, जैसे कि CH3ONa में ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका नाम होगा सोडियम मिथॉक्साइड। और एग्जाम्पल देखिए C2H5ONa निगेटिव पॉजिटिव, इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड। तो ये 4 टाइप के 1 2 3 4 टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल निगेटिव पार्ट ये जो आपको मिल रहे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। किससे मिल रहे हैं ये आपको याद रखना है। और फोर्थ केस में एक कंडीशन है, ये याद रखना है, एक्ट एज आ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल only for 2 डिग्री and 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि RO निगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह तभी एक्ट करेगा जब सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। कार्बोकैटायन 11th क्लास का टर्म है, जो कि आपको मैंने पढ़ाया था। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। इसमें से रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है, नो डाउट। इसमें से जो 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का वर्क क्या होता है, तो आप ये भी जान लीजिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिड्रा अल्फा H एटम, याद रखने वाली बात है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का क्या वर्क होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विड्रा करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम को। कौन सा हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, ये आपको एग्जाम्पल से मैं क्लियर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा। CH3CH2Cl प्लस NaOH यहाँ पर हमने लिया है एक्वस। तो Na पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिंपल वे में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। अल्कोहलिक NaOH लिया है, Na पॉजिटिव OH निगेटिव होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, और इसके बाद बनेगा CH3CH2 पॉजिटिव और प्लस NaCl। अब यहाँ पर जो OH निगेटिव बचा हुआ है, ये OH निगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक लिख के आएगा या फिर एरो पर लिखा होगा C2H5OH या CH3OH, कुछ भी लिखा हो सकता है। मतलब C2H5OH भी हो सकता है या CH3OH हो सकता है। मीन्स इस NaOH को वाटर में ना डिज़ोल्व करके अल्कोहल में डिज़ोल्व किया गया है। तो अब जानिए, ये OH निगेटिव जाकर अटैच नहीं होगा। ये क्या करेगा? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपका कार्बोकैटायन हो गया, अभी बताया था। उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, विड्रा करेगा। विड्रा जैसे ही अल्फा H निकलेगा, H+ के फॉर्म में,
वो OH निगेटिव से जुड़कर वाटर बना देगा और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फाइनली ये निगेटिव और ये पॉजिटिव अलग अलग कार्बन पर हैं, मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन बन जाएगी। तो जनरली आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म। कौन सी एल्कीन बनेगी? स्टेबल एल्कीन। अब कौन सी एल्कीन स्टेबल होती है और इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। NCERT में कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैं भी आपको करा दूंगा। तो स्टेबल एल्कीन की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा आपसे। तब तक के लिए आप इतना प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।